नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चारों ओर वायु, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात कर रहे हैं वायु किससे बनी है। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि वायु किससे बनी है। ये मैं 2 सेशंस में लूंगी क्योंकि इसमें हमें विभिन्न गैसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो वायु जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एक तो वो चारों ओर हमारे उपस्थित होती है। फिर हम लोगों ने देखा, मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि वायु में विभिन्न गैसेस उपस्थित होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमें वायु से ही ऑक्सीजन मिलती है और इसी वायु में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या वायु में खाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है या और भी गैसेस? आप बताइए, और भी हैं? चलिए, क्या क्या नाम है जरा अपनी कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद आप हमारा सेशन फिर स्टार्ट करिए और देखिए जो आपने गैसेस के नाम लिखे थे, क्या वो हमने भी नाम लिए हैं या और कोई नई गैसेस के नाम लिए हैं। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए बुक खोलते हैं। तो बच्चों, वायु किससे बनी है? तो यहाँ पर हमें आपको बताया जा रहा है कि 18 सेंचुरी तक क्या था, लोग ये सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ, मिक्सचर नहीं सोचते थे, वो सोचते थे एक ही पदार्थ है। लेकिन जब विभिन्न प्रयोग करे गए, विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये सिद्ध हुआ कि ये एक पदार्थ नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये अनेक गैसों का एक मिश्रण है, जिसको हम इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। तो वायु जो है उसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, विभिन्न गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट है। अब यह मिक्सचर किस प्रकार का है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मिक्सचर में जो विभिन्न अवयव है, इसका अर्थ है कि इस वायु में जो विभिन्न गैसेस या और कुछ जो प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायु में जलवाष्प होती है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है और हमने ये भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, कोई सरफेस अगर ठंडा है और वायु के संपर्क में तो आएगा ही, तो उसमें क्या होगा, जो जलवाष्प होती है वो संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। ये क्या होता है? कंडेंसेशन। देखा आपने कि क्या, आप देखते हैं कि जब आप ठंड में आप एक कार में जा रहे हैं, कोई व्हीकल में जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, शीशे पे आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। वो कहाँ से आती है? वो जो जलवाष्प, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि हर चीज जो आपकी जो सरफेस है, या अगर हम कह रहे हैं कि व्हीकल नहीं, आप अपने पेड़ पौधों पे देखते होंगे, हम जो कहते हैं ओस की बूंदे, वो कहाँ से आती है? यही होता है कि जब हमारी रात्रि में, रात में या दिन में, जब बहुत ठंड के दिन है, हमारा कोई भी सरफेस जब बहुत ठंडा होता है, तो जो एयर जो है, वायु जो है, जो उस सरफेस के चारों ओर घूम रही है, उसके अंदर जो जलवाष्प होता है, वो उस पे संघनित हो जाता है। मॉइस्चर उस पर क्या होता है, एक जम सा जाता है और फिर जब थोड़ी सी उसको गर्मी मिलती है, वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, तो हमें एक छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल मिलता है। तो इसका अर्थ है कि जो जलवाष्प, वायु में ही जलवाष्प मिली हुई है और वो ही वाष्प फिर से क्या होता है, वो फिर से जो जल का रूप ले लेती है। इसको आपको संघनित होने की क्रिया को, जैसे हम कोई पानी उबालते हैं, उसके ऊपर अगर हम प्लेट रखते हैं, तो क्या देखते हैं, उस प्लेट पर भी जो ऊपर है, जबकि हमारा अगर कहें कंटेनर जो हमने जो जिसमें हमने जल चढ़ाया वो आधा है, और जो हमने जो ढक्कन रखा वो जल के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब जो पानी बॉईल होता है, तो हमें उस, जब प्लेट ऊपर की हटाते हैं, हमें एक पूरा जो है वो गीली मिलती है, हमें जल दिखाई देता है, हमें बूंदों के रूप में भी दिखाई देता है, थोड़ा बहता हुआ भी दिखाई देता है। वो क्यों होता है?
वही संघनन की क्रिया है कि जल जो है जब बॉयल होता है, उबलता है, तो वाष्प रूप ले लेता है। वाष्प जब एक ठंडे सरफेस पर टच करती है, वो फिर से संघनित हो जाती है और जो वाष्प फिर से जल के रूप में आ जाता है। तो प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जो हमारा पूरा जल चक्र चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो इसी कारण चल रहा है क्योंकि उसमें जो प्रकृति में जो एक जलवाष्प हमारा वायु में उपस्थित है, उसके कारण ये सारी क्रिया हो रही है, जो जल चक्र है। क्योंकि जो एक हमारी धरती पे पानी है वो वाष्पीकृत हो रहा है, फिर संघनित होकर फिर से वो वाष्प जल के रूप में आ रही है, और वो फिर जब काफी जल की बूंदें आपस में मिल जाती हैं, बादल बनती हैं, बादल से फिर पानी नीचे आता है। तो ये पूरा वाटर साइकिल जो जल चक्र है, इसी जल वाष्प की उपस्थिति के कारण ही चलता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये तो हम जानते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ऑक्सीजन नाम से एक जगह कहे वो पहली बार सुन रहा हो। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक और क्रियाकलाप करते हैं कि आप अपने टीचर के प्रेजेंस में क्या करें, आप दो उथले पात्रों में दो समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच लगाइए। अब पात्रों में कुछ पानी डालें, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, मोमबत्ती एक वो जलाने का कर रहे हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंट को मैं इसलिए किया है कि स्टेप वाइज स्टेप समझे कि अब आप जब आपने मोमबत्ती कैंडल रख दी तो उसमें आप पानी डालें और फिर मोमबत्ती को जलाएं। और इसको क्या है, प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर आप क्या करें, एक एक ग्लास उलट कर रख दें। दूसरा जो इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि एक ग्लास आपका छोटा होना चाहिए, एक ग्लास आपका बड़ा होना चाहिए। और फिर आप ध्यान से देखिए कि जलती हुई मोमबत्तियों और पानी की सतह को क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे आपके ये पानी की सतह में आपको डिफरेंस मिलेगा, और फिर आप ये भी देखेंगे कि जो मोमबत्ती है वो जल रही है या बुझ रही है। चलिए जरा सोचिए, एक गैस लगाइए, जलेंगी या बुझ जाएंगी। ये थोड़ी देर जलती हैं फिर बुझ जाती हैं। तो यहाँ जो है अब आप ये देखिए कि जब हमने इसमें हमने ढक दिया है, तो जो मोमबत्ती फिर कैसे जल रही हैं, क्योंकि उनको तो एक वायु चाहिए जलने के लिए भी। तो यहाँ देखते हैं कि मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अवयव की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो यहाँ देखते हैं कि, और दूसरा हम लोग जो देखते हैं कि भिन्न भिन्न लंबाई के दो गिलासों से अपने प्रेक्षण में कोई अंतर आता है या नहीं, तो हम उसमें अंतर भी देखते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो बड़ा ग्लास है उसमें ऑक्सीजन कुछ ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें वायु ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज भी ज्यादा होती है। तो ये जो बड़ा ग्लास है वो मोमबत्ती थोड़े देर टाइम तक जलती है, लेकिन जो छोटा ग्लास है उसमें मोमबत्ती थोड़े कम टाइम के लिए जलती है, क्योंकि उसमें वायु की प्रेजेंस कम है। तो क्योंकि छोटा ग्लास है तो नेचुरल है, उसमें वायु भी कम होगी, और जब वायु कम है तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। तो यहाँ देखते हैं कि जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होती है। और इस कारण हम ये देखते हैं कि जब हमने ये एक जब इसको ढक भी दिया, उसके बाद भी इसको ऑक्सीजन अंदर मिलती रही, तो वो ऑक्सीजन जो अंदर वायु जो ट्रैप थी, वो उसके कारण इसको मोमबत्तियों को ऑक्सीजन मिल रही थी। तो एक इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर हुआ कि वायु में ऑक्सीजन भी उपस्थित होती, ठीक है। अब वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, तो वायु और इसी कारण उसका ऑक्सीजन जो अवयव है वो एक सीमित मात्रा में है। तो जब ये ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा सारी वो प्रयोग में कर ली जाती है, तब मोमबत्ती क्या होता है, वो
जलना बंद कर देती है। ये याद रखें कि हम कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की एक आवश्यकता होती है। इस कारण जब कोई चीज अगर जल रही होती है तो हम उस पर कोई मोटे मोटे ब्लैंकेट डाल देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको रोक दें। तो वो आपने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी पढ़ा होगा, और कैसे जब कहीं आग लगती है हम किसके विभिन्न प्रकार से कैसे आग को रोकते हैं। तो उस सब में मेन हमारा जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि और भी होते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की है तो इलेक्ट्रिक करंट को रोक दें। तो और दूसरा जो होता है जब फ्लेम है तो हम किसी तरह उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें तो वो जलना बंद हो जाएगी। आप देखिए कि मोमबत्ती जलती रहती है लेकिन जब हम फूंक मारते हैं तो बुझ जाती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हम जोर से क्या है एक कार्बन डाइऑक्साइड उस पर छोड़ते हैं और वहां से ऑक्सीजन को थोड़ा साइड में कर हमारी जो हम मुंह से हवा निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है कुछ सेकंड के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो मोमबत्ती जलना बंद हो जाती है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न हमारी क्रियाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि वायु जो है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो दूसरा जो इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि जैसे ही मोमबत्ती बुझती है जल ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो वाटर लेवल है वो उसका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपका जो ये जो एक वाष्पन का एक जो एक क्रिया हो रही होती है वो भी उसके अंदर होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि वायु में जो है वो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने ये देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष रह जाता है? ऑक्सीजन यूज हो गई है लेकिन अंदर वायु तो है ही है। तो ये सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। तो नाइट्रोजन जो है वो वायु में वो जो है वो जलने में सहायक नहीं होता है क्योंकि वायु में खाली ऐसा नहीं है जलवाष्प और ऑक्सीजन ही है। अगर जलवाष्प और ऑक्सीजन ही होती तो फिर उसके ग्लास में हमें वायु नहीं मिलती। लेकिन वहां जब हमने रखा इस एक्सपेरिमेंट में ऊपर वाले में तो उसमें वायु प्रेजेंट है और उससे हमें पता चलता है कि वायु में और भी बहुत सी ऐसी और गैसेस हैं जो वायु में प्रेजेंट है और जलने में सहायक नहीं होती है। तो वायु का जो है एक बड़ा भाग वो होता है नाइट्रोजन। और अगर हम देखें तो वायु का लगभग 4/5 भाग जो है वो नाइट्रोजन का होता है। तो हम अगर अपने वायु में हम डिफरेंट गैसेस की परसेंटेज देखें उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कैसे जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो कुछ स्पेशल जड़ें होती हैं वो जितनी फलियों वाले जो प्लांट्स होते हैं तो उनकी जड़ों में स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं। तो वो भी एक है कि तो इससे हमें ये पता चलता है कि वायु में हमने देखा कि जलवाष्प है, वायु में ऑक्सीजन है, वायु में नाइट्रोजन है। उसके साथ साथ आपको आज ये भी पता चल रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस वायु में वो कौन सी गैस की है? वो नाइट्रोजन। ठीक है। अभी हमारे और भी है कार्बन डाइऑक्साइड आगे के अभी आपसे इससे रिलेटेड और टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तो आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो वायु के अवयव में जलवाष्प होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, धूल तथा धुआं होता है। हम लोगों ने आज के सेशन में जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और धूल तथा धुआं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जलवाष्प की बात करते हैं तो जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है।
ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। तो कभी ऑक्सीजन पे कोई छोटा सा नोट लिखने के लिए आए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस सेशन में पढ़ा कि वायु में कौन कौन सी गैसेस उपस्थित हैं। हमने 3 के बारे में आज पढ़ लिया, 2 के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और हमें ये भी पता चल गया वायु में जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस है वो नाइट्रोजन का होता है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।